अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आवाज़ आ रही है। बच्चे नॉइज़ तो नहीं है? ठीक है आवाज़। नो सर, ठीक है। और ओके बच्चे, लास्ट टाइम बच्चों क्या पढ़ा था? निगोशिएशन का हो गया था स्टेप? जी सर, ये हो गया था। निगोशिएशन हो गया था। हाँ जी सर जी। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन स्टार्ट किया था सर हमने। निगोशिएशन मीटिंग का लो लास्ट वाला टॉपिक से इसका ये स्लाइड रह गई थी। ये मीटिंग ये वाली स्टाइल रही थी। जी सर। ओके बच्चे। जी बाबर अली बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में थे आप? आई थिंक यस। जी सर, बच्चे मैं था। थे आप? समझ आई थी? जी जी। जी सर। बच्चे ये मैट्रिसेस क्यों बनाते थे हम रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट? जी तो सीख बच्चे। सर ये समझ नहीं आई थी, बाद में मैंने चेक करा था, भूल गया था इसके बारे में, तो आपसे पूछना ही था, अभी पूछने लगा था। ओके बच्चे। जी बाबर अली, ये मैट्रिसेस क्यों बनाते हैं? सर मतलब मेरा ख्याल है ये कि किस रिक्वायरमेंट से कौन सी जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरेक्ट कर क्या करती हैं, वो रिलेट करती हैं। ओके बच्चे। जी अमजद अली बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में थे आप? यस सर। जी बच्चे, ये मैट्रिसेस क्यों बनाते हैं? सर जिसमें रिक्वायरमेंट अगर आर वन जो रिक्वायरमेंट है उसको कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, इस वजह से हम जो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से जिस रिक्वायरमेंट को जो रिसोर्स चाहिए होता है वो उसके आगे होता है। रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ये रिसोर्सेज आ रहे हैं। ये सर जैसे 1000 लिखा हुआ ये रिसोर्सेज है सर। ओके बच्चे। जी तो सीख बच्चे, आपको क्या समझ नहीं है बच्चे? सर ये जो मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं सर, तो जी सर जी इसका मेन पर्पस क्या था, ये बड़ा समझ से कॉन्फ्लिक्ट जो इसमें थे, मतलब ये वन है, अब रिक्वायरमेंट विच वन कॉन्फ्लिक्ट वन है, तो जी आगे जो ओवरलैप कर रहा है तो फिल 100 कर रहा है, ये 1000 कर रहा है, इसकी समझ नहीं आई। बच्चे, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी है, उसका हम एंटरप्राइज सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे थे तो हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड होती हैं। लेट्स सपोज कुछ 100 हम सपोज कर लेते हैं, एक सपोजिशन कर लेते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की वो टोटल अराउंड अबाउट 100 रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना होता है, हमारे पास जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया हमने, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं। सेकंड स्टेप पे हम क्या कर रहे थे, हम रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि एलिसिटेशन के स्टेप में तो हम यूज़र से, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास गैदर हो जाती हैं तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने उन पे एनालिसिस करना होता है। जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उनका क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। वो मैट्रिक्स क्यों बनाते हैं, हमने तीन चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स, जो 100 रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स ओवरलैप तो नहीं हो रही, क्या कुछ, क्या अगर ओवरलैप नहीं हो रही या कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही तो इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने क्या किया, ये हमारे पास तीन चीज़ें थी, या तो रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट कर रही होंगी, या ओवरलैप कर रही होंगी, या इंडिपेंडेंट होंगी। ये तीन चीज़ें ही हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनके अगेंस्ट एक वेट असाइन कर देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से असाइन करते हैं, 1 1000 0, आप इसकी जगह 2 3 4 5 6 7 100 1000 1 लाख कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू।
इस स्लाइड पे जो हमारे पास शो हो रहा है कि अगर एक रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो इट मीन्स वहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अगर एक रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करेगी तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या वेट देंगे, 1000 वेट देंगे। और अगर कोई रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट पे ना ओवरलैप कर रही है ना कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है। तो हम वहाँ जब कोई भी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट होगी तो वो क्या आएगा, उसकी जगह हम 0 पेश कर देंगे। ये हमने वेट असाइन कर दी हैं, ये हमने अपनी मर्जी से ली हैं, 1, 1000 और 0। इट मीन्स जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा वहाँ पे हम 1 पेश कर देंगे, जहाँ पे ओवरलैप आएगा वहाँ पे 1000 आ जाएगा, जहाँ पे इंडिपेंडेंट आएगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स था हम क्या कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को 1 वेट असाइन दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो टोटल रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, हमने सपोजिशन कर ली है कि हमारे पास टोटल 6 रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 6 रिक्वायरमेंट रोज में भी आ गई और कॉलम में भी आ गई, इट मीन ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे हम एक हर रिक्वायरमेंट का दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट 1 थी, उसका रिलेशनशिप हम ऑल रिक्वायरमेंट के साथ देख रहे हैं कि उसका क्या रिलेशनशिप है। फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट 2 थी, हम उसका रिलेशनशिप ऑल रिक्वायरमेंट्स के साथ देख रहे हैं कि उसके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। इसी तरह हर रिक्वायरमेंट का एक एक करके हम जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ उनका क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं। कैसे, अगर हम देखें R1 और R1 मतलब R1 और R1 ये इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली ये एक रिक्वायरमेंट 1 है, ये R1 और R1 एक दूसरे के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर 1000 लेंगे तो 1000 कहाँ पे आ रहा था, जहाँ पे वो ओवरलैप कर रही थी, मतलब एक रिक्वायरमेंट 1 है और एक रिक्वायरमेंट 3 है। रिक्वायरमेंट 1 ओवरलैप हो रही है रिक्वायरमेंट 3 के साथ, मतलब ये डिपेंडेंट है R1 R3 के ऊपर। मे बी पॉसिबल कि R1 अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए हमें ज़रूरत पहले क्या पड़ेगी कि हमने रिक्वायरमेंट 3 को इम्प्लीमेंट करना है। जब रिक्वायरमेंट 3 इम्प्लीमेंट हो जाएगी फिर जाके रिक्वायरमेंट 1 इम्प्लीमेंट होगी। तो इट मीन्स R1 और R3 ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर R1 में कोई रिक्वायरमेंट में चेंजिंग आएगी तो R3 में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और अगर R3 में चेंजिंग करेंगे तो R1 में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये ओवरलैप जहाँ पे भी अब R3 R1 के साथ ओवरलैप हो रही है कि अगर R3 और R1 का रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों रिक्वायरमेंट्स ओवरलैप हो रही हैं। ओवरलैप का मतलब ये है कि R1 में भी पॉसिबल कि R3 डिपेंडेंट हो किस पे, R1 पे। तो जब भी कहीं R1 पे चेंजिंग करनी हो तो इट मीन्स हमें R3 में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और अगर कहीं पे हम रिक्वायरमेंट 3 में चेंजिंग करेंगे तो R1 में भी चेंजिंग आएगी। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि ये ओवरलैप हो रही हैं। और जहाँ पे 0 आ रहा है, अगर ये देख लें R4 और R1, इट मीन्स R4 और R1 का रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने कहा है कि जहाँ पे 0 आएगा तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो R4 R3 के इनका रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों एक्टिविटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमने 3 चीज़ें इसमें क्या की हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर तो वो एक रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कि अगर एक रिक्वायरमेंट में वही बात कुछ और तरीके से की जा रही है, दूसरी रिक्वायरमेंट में वही बात किसी और तरीके से की जा रही है, तो वो उनमें क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया उनमें। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आएगा वहाँ पे हम क्या असाइन करेंगे, 1 असाइन करेंगे। और जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करी होगी तो वहाँ पे हम 1000 वेट असाइन कर रहे हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं तो वहाँ पे हम 0 असाइन कर रहे हैं। तो ये हम इनका रिलेशनशिप देख रहे हैं, इंटरेक्शन देख रहे हैं एक रिक्वायरमेंट का और दूसरी ऑल रिक्वायरमेंट्स के साथ। जी बच्चों समझ आइए। जी सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस के बाद अगर हमारे पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, निगोशिएशन करते हैं। निगोशिएशन में क्या होता है कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, और जिन जिन रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है और जो भी उनसे कंसर्न और रिलेटेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ हम मीटिंग्स रखते हैं। उन्हें कहते हैं कि एक स्टेक होल्डर जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आपने ये रिक्वायरमेंट ऐसे दी है, इन्होंने ये रिक्वायरमेंट ऐसे दी है। तो निगोशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है,
कि हमने जो कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई की होती हैं, हम क्या कहते हैं, हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग्स रखते हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए हम ट्राई करते हैं स्टेक होल्डर के साथ। उसके लिए एक मीटिंग रखी जाती है जिसे नेगोशिएशन मीटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन स्टेज होती है। ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन स्टेज होगी क्योंकि हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यूरिंग हमने जब रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, अब जिनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था हम उन स्टेक होल्डर के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब डिस्कशन में हम क्या करेंगे, हो सकता है कि जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये आपने रिक्वायरमेंट्स दी थी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि डिस्कशन करने के बाद इस बात पे हम आ जाएं कि स्टेक होल्डर्स कहेंगे इस रिक्वायरमेंट को वैसे ही निकाल दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो ये कह दें कि एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर के साथ और आईटी रिलेटेड लोगों के साथ मिल के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके किसी एक सेम पॉइंट पे आ जाएं कि हाँ जी अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है और उसमें से जो भी कन्फ्यूजन थी और प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और हो सकता है कि वो कहें कि नहीं अभी तक ये रिक्वायरमेंट्स में अभी इंफॉर्मेशन कुछ मिस है, अगर आप इंफॉर्मेशन और गैदर करेंगे हमसे हमसे और रिक्वायरमेंट्स लेंगे तो आप किसी एक सेम पॉइंट पे पहुंच सकते हैं और ये कन्फ्लिक्ट और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये रिमूव हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है उस मीटिंग में कि वो जब डिस्कशन हो रही होगी तो वो क्या रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उसे डिलीट, उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देना रिक्वायरमेंट में, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देनी है या उसमें कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेके उसकी हम क्या करें, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके उसे हम प्रॉब्लम को रिमूव कर सकें। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बैठे होंगे तो हम कहेंगे कि लेट्स सपोज हम जब कन्फ्लिक्ट आ रहा था तो 2 स्टेक होल्डर्स थे या 3 स्टेक होल्डर्स थे, तीनों ने डिफरेंट हमें चीज़ें बताई कि एक ने कहा कि ये रिक्वायरमेंट ऐसे होगी, दूसरे ने कहा कि ये रिक्वायरमेंट ऐसी होगी, थर्ड स्टेक होल्डर ने कहा कि रिक्वायरमेंट ऐसी होगी, तो कन्फ्लिक्ट आ गया। तो जब हमने मीटिंग रखी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमें जो अच्छा लगेगा या जो स्टेक होल्डर्स की उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्थ ज़्यादा होगी हम उसकी बात को मान लेंगे। ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होता है, डिस्कशन करके स्टेक होल्डर्स को किसी एक सेम पॉइंट पे लेके आना होता है और किसी को भी यहाँ पे हमने क्या करना होता है, डिस्करेज नहीं करना होता। यहाँ पे हर जो भी स्टेक होल्डर्स होगा जिसमें जिनकी रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उन्हें विन विन की हमने क्या देनी है, फीलिंग्स देनी है। कि ऐसा कभी भी नहीं कहना कि हाँ जी ये स्टेक होल्डर ठीक कह रहा है बाकी दो गलत कह रहे हैं। डिस्कशन करनी है, किसी सेम पॉइंट पे लेके आना और एक एग्रीमेंट करना है। तो ये नेगोशिएशन होती है कि जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद, तो हम मीटिंग्स रख के उन कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें कंपोनेंट में हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है कि हमने सबसे पहले देखा कि रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन कैसे होती है, उसकी टेक्निक कैसे होती है, उसमें असेंशियल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो हमने उन्हें डिस्कस किया। सेकंड हमारे पास एक्टिविटी क्या थी कि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती हैं तो उन पे हमने एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस के भी डिफरेंट वेज हमने देखे हैं। जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान, इस प्रोसेस के दरमियान अगर कोई ऐसी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, निगोशिएशन करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास एग्रीड रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, मतलब कि हमारे पास अब ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिस पे स्टेक होल्डर और आईटी रिलेटेड लोगों का क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि जी बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट्स थी और इसके अगेंस्ट हमने इंटरप्राइज सिस्टम बनाना है। तो यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन करने का, उसकी स्पेसिफिकेशन को राइट अप करने का। तो आज जो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में वो ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने, हमारा एग्रीमेंट हो गया है स्टेक होल्डर्स के साथ एज आईटी आईटी रिलेटेड लोग, हम क्या करेंगे कि हम रिक्वायरमेंट्स को अब डॉक्यूमेंट कर लेंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन को लिख लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है कि अगर हमने, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जो हमने गैदर कर ली हैं, जिन पे हमने एनालिसिस भी कर लिया, नेगोशिएशन भी कर लिया है, तो उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पाँच पाँच छः हमारे पास आ रही हैं करेक्टरिस्टिक्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एक्चुअली क्या है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ले लिए हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें,
कि हर स्टेक होल्डर जो भी रिक्वायरमेंट दे रहा है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के एक पर्सन एक्स कुछ उसका मतलब और ले ले, अगर उसी रिक्वायरमेंट को एक पर्सन वाई रीड करे तो उसका मतलब कुछ और ले ले, उसी को अगर एक पर्सन जी रीड करे तो उसका कुछ और मतलब ले ले। अनएम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स आपकी, और कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जो हम नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहे थे वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बंदा कह दे द सिस्टम शुड बी अ गुड परफॉर्मेंस। अब गुड का मतलब क्या है, ये तो अब कोई कह सकता है कि एक पर्सन एक्स है वो कह सकता है कि उसके लिहाज से अगर सिस्टम 5 सेकंड में आउटपुट दे रहा है तो उसके लिहाज से उसकी वो परफॉर्मेंस अच्छी है। एक पर्सन वाई देख रहा है, वो कह रहा है कि 10 सेकंड में आउटपुट आई है, उसके अकॉर्डिंग 10 सेकंड में आउटपुट बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए कि आपको फिगर्स बताए जाएं कि कितना टाइम ले, कितने टाइम में उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, इतने टाइम के बाद परफॉर्म अगर वो आउटपुट देता है तो बैड परफॉर्मेंस है, अगर इससे कम में देता है या इस टाइम में देता तो गुड परफॉर्मेंस है। तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस आनी चाहिए, फिजिबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर ली हों वो जस्ट क्या हो हवा में ही हो, उसका एक्चुअली उसे उसे यहाँ तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो जो हमने हमने जिनका इंटरप्राइज सिस्टम बनाना है उन्होंने जो हमने हमें बजट दिया है वो उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने इसमें जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं वो फिजिबल होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए, कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की होंगी वो रिक्वायरमेंट उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम हम कुछ और सॉल्व करने जा रहे हैं और हमने इरेलीवेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी गैदर किया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्रॉब्लम जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप सॉल्व करने जाओगे उससे रेलिवेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं वो इस तरह राइटअप की हों, इस तरह गैदर की हों कि कल को जब हमारा एक सिस्टम बन जाएगा उन रिक्वायरमेंट्स को देख के हम टेस्ट भी कर सकें कि ये हमें यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स दी थी, क्या आप जो हमने सिस्टम बना लिया है ये वो जो सिस्टम बना है ये उसी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे बना है या इसमें कुछ चेंजिंग कर ली गई है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे और इसकी आउटपुट कुछ और आ रही है। तो रिक्वायरमेंट्स ऐसी लिखनी चाहिए जिन्हें देख के जब हमारा एंटरप्राइज सिस्टम बन जाएगा तो उन रिक्वायरमेंट्स को देख के हम उस सिस्टम को टेस्ट भी कर सकें। और ट्रेसेबल होना चाहिए, जो कि मेन पॉइंट है इसमें, ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि एक रिक्वायरमेंट का किसी दूसरे रिक्वायरमेंट के साथ, दूसरे रिक्वायरमेंट का किसी थर्ड रिक्वायरमेंट के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स ऐसी ऐसे गैदर की जाएँ कि उनकी ट्रेसेबिलिटी भी पॉसिबल हो। तो अगर हमने देखना हो कि एक हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं तो क्या ये एक अच्छी रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं या नहीं, तो उसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं वो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो करेक्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कंप्लीट हमारे पास रिक्वायरमेंट आनी चाहिए, फिजिबल रिक्वायरमेंट्स हों, रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हों, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स हों, ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स हो। तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रिक्वायरमेंट्स की। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं, हो सकता है कि वो हमने पुअरली रिटन रिक्वायरमेंट्स हों, तो वो पुअरली रिटन रिक्वायरमेंट्स कैसी हो सकती हैं कि वो एक अच्छी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो कैसे हम जज कर सकते हैं कि ये पुअरली रिटन रिक्वायरमेंट्स है। तो हमारे सामने ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बता रही हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई हैं ये एक अच्छी रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं की गई। कैसे? कि सबसे पहले हमें और श्योर है कि एटीएम मशीन विल confiscate the card if the user enters wrong pin multiple time। कि क्या होगा कि एटीएम मशीन में का जो एटीएम मशीन में आप कार्ड इंसर्ट करोगे तो मशीन क्या करेगी, कन्फिस्केट कर लेगी कार्ड को कैप्चर कर लेगी। कब? जब यूज़र रॉन्ग पिन एंटर करेगा, और जो रॉन्ग पिन एंटर करेगा वो मल्टीपल टाइम एंटर करेगा। तो अब इस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये पुअरली रिटन रिक्वायरमेंट है। तो उसकी रीज़न क्या है
कि उन्होंने ये तो बता दिया है कि एटीएम मशीन क्या करेगा कि आपका कार्ड कैप्चर कर लेगा अगर आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दोगे। अब इसमें जो मल्टीपल वर्ड आ रहा है ये क्या कह रहा है, ये एक एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है। एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट कैसे है कि लेट्स सपोज उसी तरह एक पर्सन एक्स है, वो चाहता है, वो देखता है कि मल्टीपल टाइम को वो ले लेता है कि एक्स कि वो 5 टाइम के बाद अगर कितने टाइम 5 टाइम अगर रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता है तो कार्ड कैप्चर हो जाना चाहिए। ओके, एक पर्सन वाई जब टेस्टिंग कर रहा होगा सिस्टम की, वो देखेगा कि अगर 10 टाइम पासवर्ड एंटर रॉन्ग हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, तो हम इसे मल्टीपल में ले रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल का जो वर्ड है ये हमें नहीं बता रहा कि ये मल्टीपल का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल क्या आना चाहिए, एक हमारे पास इसकी क्वांटिटी आनी चाहिए कि 4 टाइम के बाद वो मशीन कार्ड कैप्चर कर ले, 3 टाइम के बाद मशीन कार्ड कैप्चर कर ले, 6 टाइम के बाद मशीन आपका कार्ड कैप्चर कर ले। तो ये एक अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल वर्ड है इसकी सिग्निफिकेंस का हमें नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आनी चाहिए, एक फिक्स साइज आना चाहिए कि इतना टाइम के बाद जो आपका कार्ड है वो कैप्चर कर लिया जाएगा। तो ये एक पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट है। सेकंड हमारे पास आ रही है, द प्रोडक्ट शुड हैव अ गुड ह्यूमन इंटरफेस। अब गुड, इसमें क्या आपके पास आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो गुड ह्यूमन इंटरफेस पे आ रही है। हो सकता है कि एक इंटरफेस बन गया है, उसे पर्सन एक्स यूज़ करे, उसके उसके माइंड के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से वो एक अच्छा इंटरफेस हो, वो उसे जल्दी सीख जाए। हो सकता है एक पर्सन वाई हो, उसके काम से रिलेटेड वो जो इंटरफेस हो वो एक पुअर इंटरफेस हो, उसका वो जो उसे समझने में मुश्किल आ रही हो। तो अब इस गुड, इसमें जो गुड आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो एट द एंड जब हम सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे तो एक बंदा कहेगा, जो टेस्टिंग कर रहा होगा उसके लिहाज से अगर वो इंटरफेस अच्छा होगा वो उसे गुड कह देगा, अगर एक सेकंड पर्सन उसे टेस्ट कर रहा होगा उसके लिहाज से वो इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो वो उसे पुअर कह देगा। तो इसमें गुड जो ह्यूमन इंटरफेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया गया कि एक्चुअली में वो इंटरफेस कैसा होना चाहिए। इसमें कुछ हमें क्लियर लिखा होना चाहिए था कि इतने टाइम अगर यूज़र क्या करे, एक यूज़र को 24 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद अगर वो सिस्टम को यूज़ करना सीख जाए तो इट मीन वो एक अच्छा इंटरफेस बनाया गया है। अगर 24 आवर्स के बाद भी वो नहीं सीखता तो इट मीन उसकी जो आपके पास जो यूज़र इंटरेक्शन है वो कुछ अच्छी नहीं है, जो इंटरफेस बना है कुछ अच्छा इंटरफेस नहीं बना। तो ये इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि गुड ह्यूमन इंटरफेस। तो यहाँ से हमें गुड से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एक्चुअली में इंटरफेस की टेस्टिंग जब हम करेंगे एट द एंड तो कैसा सिस्टम होना चाहिए। फिर हमारे पास आ रहे हैं रिक्वायरमेंट, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम शेल यूजुअली बी गिवन विद इन 10 सेकेंड। अब ये भी एक पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट। कैसे ये पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट है कि जब यहाँ पे आ गया ना यूजुअली का वर्ड आ गया तो इससे मतलब है कि अब यूजुअली ये तो हो सकता है यूजुअली एक कह दे कि आपके पास हो सकता है कि 50 100 टाइम में से 50 टाइम्स वो क्या करे 10 सेकंड में आउटपुट दे दे, और जो 50 टाइम है वो 10 सेकंड में आउटपुट आपको ना दे। लेकिन जब आपके पास वर्ड यूजुअली आ गया तो इसने कि अब हो सकता है कि जो आपका स्टेक होल्डर था जिसने ये इंटरप्राइज सिस्टम यूज़ करना है वो कहे नहीं मुझे 50% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेटली 90% वो आउटपुट 10 सेकंड में दे। तो ये हमारे पास भी जो ये स्टेटमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये भी एक पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, द सिस्टम शेल अलाउ स्टूडेंट टू ऐड 6 कोर्सेज इन 1 सेमेस्टर इफ शी और ही हैज़ अ गुड जीपीए। अब क्या है, अब इस जितनी भी ऊपर रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी हैं उन्हें देख के अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि इस रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्यों ये एक पुअर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है गुड वर्ड। अब इस गुड को हम किसका क्या मतलब लें, अब हो सकता है कि कोई बंदा कहे कि वो 2.1 जो आपकी जीपी है वो एक अच्छी जीपी है, और कोई पर्सन वाई कहे कि नहीं जी 3.2 एक अच्छी जीपी है। तो इसमें अब गुड जो है इसकी सिग्निफिकेंस का हमें मतलब हमें सिग्निफिकेंस नहीं पता लग रही कि एक्चुअली गुड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वांटिफाई होना चाहिए
के 3.2 अबव 3.5 जीपीए है जो वो कंसीडर की जाती है गुड जीपीए। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखना चाहिए था कि जितनी जीपीए है उसे कंसीडर की जाए, कि अगर उससे ऊपर जीपीए है या उसकी इक्वल जीपीए तो फिर वो क्या कर सकता है कि वो उस अपने कोर्सेज को क्या कर सकता है, ऐड अप कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट्स है। तो जब हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर नहीं करनी, हमने हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन करनी है और डिफाइन करनी है कि वो कितने सेकंड में और क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो हमने वहाँ पे डिफाइन करनी है। अब हमारे पास आ जाता है मेन टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो द सिस्टम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है, अ स्टेटमेंट इन अ नेचुरल लैंग्वेज। इसमें हम क्या लिखते हैं कि ये हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ये नेचुरल लैंग्वेज में बनाते हैं। इसमें जो भी हमने सिस्टम से सर्विसेज लेनी होती हैं, एक्सपेक्टेड सर्विसेज होती हैं, उन्हें हम यहाँ पे राइट अप करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। समटाइम नॉन एज यूजर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट और कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन रिकॉर्ड्स द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, must list the system requirements along the background information, objective, environments, constraint, assumption, non-functional requirements। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, ये हम किस में लिख लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट में हम लिख लेते हैं। may include conceptual model design to illustrate the system context, usage scenarios, एंटिटीज, डेटा, इन्फॉर्म, ये फ्लोज, ये सब कुछ आ जाता है हमें किस में आ जाता है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट का होता है। कि हम क्या करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड जो भी नॉलेज होता है, ऑब्जेक्टिव, एनवायरनमेंट, कंस्ट्रेंट, असम्पशन, डाटा फ्लो, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने सिस्टम से क्या करनी होती है, एक्सपेक्टेड सर्विसेज होती है जो हमने सिस्टम से लेनी होती है, वो सारा कुछ हम किस में डिफाइन कर देते हैं, इस फर्स्ट स्टेप पे हम डिफाइन कर देते हैं। और इसके ये भी हो सकता है कि ये जो हमने चीज़ें गैदर की हों इसके अगेंस्ट हम कोई मॉडल भी ड्रॉ कर लें, कुछ एसआरएस बना लें, कुछ एक्टिविटी डायग्राम बना लें, कुछ भी हम इसे कुछ भी मॉडल को यूज़ करते हुए इसकी हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं जो कि हमारी इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकें। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड जो स्टेप है हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का है स्टेप है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है कि सबसे पहला स्टेप तो ये हमारे पास था सिस्टम रिक्वायरमेंट का, तो ये क्या इनिशियल लेवल था। तो इनके सेकंड जो स्टेप है जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेप लेवल भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इस स्टेप को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टेप कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द सिस्टम सर्विसेज इन मोर डिटेल। ये जो आपके पास होता है ये अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें जब हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं, ये ज़रा डेप्थ में होता है। इसमें हम और डिटेल में चले जाते हैं कि जो भी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, यहाँ पे तो हम अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लिखते हैं, जस्ट ब्रॉड लेवल पे करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं जो हमने पिछले स्टेप में डिस्क्राइब की गई होती हैं, अब वो ब्रॉड लेवल पे नहीं होती, वो हम क्या करते हैं डिटेल लेवल में लिख लेते हैं, मतलब डेप्थ में चले जाते हैं हर सर्विसेज की। इट शुड बी रिटन सच दैट अंडरस्टैंडेबल बाय टेक्निकल स्टाफ एंड बोथ क्लाइंट्स एंड डेवलपर। ये जो हम लिखते हैं, ये जो हमने स्टेप परफॉर्म किया होता है जिसे हम सिस्टम रिक्वायरमेंट का स्टेप कह रहे हैं, एक्चुअली ये इनिशियल लेवल होता है। और ये किसके लिए होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमने यूज़र से जब इन्फॉर्मेशन गैदर करते तो जस्ट ये एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। और जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं तो ये क्या होता है, ये स्टाफ और क्लाइंट के इन बिटवीन एक क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो आपका क्लाइंट होता है वो भी इसे रीड आउट करके अपनी जो भी उसे फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं,
एग्रीमेंट लेवल पे ये जो भी उसे चाहिए होती है वो इसे इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकता है। और इस डॉक्यूमेंट को जो आपके डेवलपर्स होते हैं वो भी इसे देख के क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है सिस्टम की, तो वो इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए वो क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है, जो सेकंड स्टेप है, जिसे हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन